यह एक स्थायी प्रभाव है दो जिसमें दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। डी मत लिखना, सिर्फ I लिख देना, I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे HCl में देखो, HCl में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो Cl की ओर विस्थापित हो जाते हैं, इस पर माइनस आ जाता है, इस पर प्लस का आंशिक डेल्टा चार्ज, ये डेल्टा होता है ऐसा, इस पर साझक इलेक्ट्रॉन ना अधिक ऋणात्मकता वाले की ओर को विस्थापित हो जाते हैं, तो इस पर आंशिक माइनस आ जाता है, इस पर आंशिक प्लस आ जाता है, यह होता है। और इसके बाद आ जाता है इंडक्टोमेरिक प्रणिक प्रभाव में, ये प्रणिक का तो परिभाषा बोल लेते हैं, अब अगला यहाँ इंडक्टोमेरिक प्रभाव, इसमें लेंगे यह एक अस्थायी प्रभाव है, जिसमें द्विबंध या त्रिबंध के साझे के इलेक्ट्रॉन द्विबंध या त्रिबंध के साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसे मुड़े हुए तीर द्वारा ऐसे लिखना है, जिसे मुड़े हुए तीर द्वारा दर्शाते हैं। ऐसे जैसे ये देखो कार्बनिक यौगिकों का शोधन, इसमें हेडिंग है तो उसमें इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। और नंबर 1 है साधारण क्रिस्टलन, इसमें लिखेंगे
हुआ? इस विधि में जिस कार्बनिक यौगिक का शोधन करना होता है, इस विधि में जिस कार्बनिक यौगिक का शोधन करना होता है जिस कार्बनिक यौगिक का शोधन करना होता है उसे शोधन करना होता है, उसे किसी उपयुक्त विलायक में किसी उपयुक्त विलायक में किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर फिल्टर करते हैं। उसे किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर फिल्टर करते हैं। छनित्र फिल्टर करते हैं जिससे अशुद्धियां फिल्टर पेपर पर रह जाती हैं, और शुद्ध विलायक और शुद्ध कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। जिसे ठंडा करके क्रिस्टलन कर लेते हैं। देखो ना वो अलग चीज़ है। हमें होता क्या है ना, ऐसा नहीं, दरअसल होता यह है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल गई। देखो जैसे तेल है, कोई सरसों का तेल जैसा होता है, पेट्रोल है और पानी है, ठीक है, या कोई ऐसा अल्कोहल हो गया, नींबू का रस हो गया, कोई ऐसी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद में हम उन्हें अलग अलग करना है कि फिल्टर, ये जितने भी तुम देखते हो ना दवाइयाँ बन रही हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, तो ये क्या करती हैं, पौधों से दवाइयाँ कहीं ना कहीं से अर्क लेती हैं, कहीं ना कहीं से उनके रस लेती हैं। तो ये थोड़ा ना जो रस हम वो ले रहे हैं वो प्योर रस आता है, उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं। एक ही रस के अंदर से कई सारी चीज़ें निकाल लेते हैं वो। तो वो कैसे निकालते हैं, ये वही विधि होती है। कैसे निकालते हैं, जैसे किसी विलायक में किसी कोई एक तत्व हमने कोई रस निकाला, कोई भी किसी भी चीज़ का कोई जूस है, उसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं, ए और बी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, सी भी मान लो इसके अंदर है, हमें इन्हें अलग अलग करना है। तो बहुत सारी अलग अलग विधि होती हैं। कंपनियों में तुमने देखा होगा, बीकरों में किसी चीज़ को फिल्मों में दिखाते हैं, किसी लैब में वो धुआं सा उठता रहता है, वो चीज़ बॉयल होती रहती है। कुछ लैब का हमेशा चित्र ऐसा ही है दिमाग में, अगर जो कभी लैब का चित्र आएगा ना किसी के भी, तो उसमें ऐसे होगा कि कांच की शीशी रखी हैं, उनमें धुआं सा निकल रहा है, कुछ ऐसे गैस निकल रही है। तो वो हमेशा निकलता है। वो निकलता क्यों है, क्योंकि वो किसी बीकर में उसे हम गर्म कर रहे होते हैं, तो जो भी चीज़ उसके अंदर है, सोचो नींबू का रस है या अल्कोहल है या पानी है, हर किसी के गर्म होने की क्षमता जो होती है ना, जो उसका क्वथनांक होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। कोई 100 डिग्री पे भाप बन जाएगा, कोई 110 डिग्री पे जाकर भाप बनेगा, कोई 200 डिग्री सेल्सियस पे जाकर भाप बनेगा। और विलय करने की बात करें तो सोचो हमने इन सबको मिलाकर किसी बेंजीन में डाल दिया, बेंजीन भी एक विलायक होता है, या टालुइन में डाल दिया, तो ये थोड़ी देर में घुलेगा, ये उससे देर में घुलेगा, ये उससे देर में घुलेगा, ऐसे करके मतलब इनमें विलय होने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो जैसे इनमें भाप बनने की क्षमता अलग अलग होती है, विलय होने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो विलय करके भी हम उसे अलग कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं, जैसे किसी विलायक में घोल लो, ठीक है जी, विलायक में घोलने के बाद में अगर ये विलायक से घोल का अलग हो जाता तो ठीक है। अब जैसे हम किसी चीज़ का हमने कोई रस निकाला, उसमें मिट्टी उट्टी के कण भी हैं, वो अलग करने हैं, तो अलग करने तो क्या करेंगे, उसे फिल्टर कर लो, जो धूल मिट्टी के कण हो गए वो फिल्टर पेपर में रह गए, बाकी जो वो सब चीज़ नीचे को निकल गई, तो शुद्ध विलायक ये हमारा साधारण क्रिस्टल हो गया। तो सिंपल सा क्रिस्टल है, जैसे हम छान लेंगे इस चीज़ को। कुछ ऐसे क्रिस्टल है, दोनों चीज़ें द्रव द्रव ही हैं। अब सोचो ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, अब कैसे करें,
तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इसे गर्म करना शुरू कर देंगे। ये पहले भाप बनना शुरू हो जाएगा, तो इसे भाप बनेगा, इसे नलकी के द्वारा किसी और बीकर में ले लेंगे, उस बीकर को अलग कर लेंगे। फिर पता चला 100 डिग्री तक तो ये निकलता रहा। जैसे 110 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो अब हमें पता है 110 डिग्री में जाकर बी का क्वथनांक बन जाएगा। तो बी को फिर बी गर्म होना शुरू होगा तो इसे हटा लेंगे, अब दूसरा बीकर लगा देंगे, तब बी निकलना शुरू हो जाएगा। फिर पता चला कि 110 से 15-20 तक तो ये निकलता रहेगा। उसके बाद पता सी का क्वथनांक जो वो 150 है, तो जैसे 150 टेम्परेचर पहुंचेगा, जैसे हम उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो 150 में जाकर सी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ही मिश्रण से ए बी सी हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो अगर भाप बन के निकालना होगा तो हम उसे आसवन कहेंगे, अगर विलायक में घोल के या जमा के निकालना होगा तो हम उसे क्रिस्टलन कहेंगे। इसमें ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है, इसमें द्रवों को अलग किया जाता है। अगला किट बन अलग चीज़ है, वो तो शराब बनानी चाहिए। दूसरा इसमें जो हेडिंग आ जाएगा, दूसरा हेडिंग तुम्हारा आ जाता है साधारण आसवन। साधारण आसवन, साधारण आसवन में तुम ऐसा समझो कि जैसे किसी पदार्थ में कोई चीज़ हमारे पास द्रव है और द्रव के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ घुली है जो कि भाप नहीं बन सकती, जैसे कि चीनी के कण समझ लो या कोई ऐसे समझ लो कि हम उसे गर्म करें तो जो कार्बनिक यौगिक है, जो ए यौगिक है, वो तो भाप बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर धूल मिट्टी के कण है वो भाप नहीं बनेंगे। तो हम उसे आसवन का मतलब उसे गर्म करते रहेंगे, ये भाप बन के अलग होता रहेगा, जो अशुद्धियाँ हैं वो इसके अंदर ही रह जाएंगी क्योंकि वो भाप नहीं बन सकती। ठीक है ना, तो इसे साधारण आसवन कहेंगे। इसके बाद आ जाएगा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि दोनों ही भाप बनेंगी, लेकिन दोनों भाप तो बनेंगे लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर जाकर बनेंगी। तो पहले एक को अलग कर लेंगे, फिर दूसरे को अलग कर लेंगे, तो वो प्रभाजी आसवन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से किसी भी, ये ज़्यादातर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो होता है वो यही काम होता है कि उनके लिए किसी भी मिश्रण में से एक तत्व अलग करना जो है ना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। या वो उन्हें एक ही मिश्रण के अंदर कितना कार्बन होता है, कितना नाइट्रोजन होता है, कितना वो होता है। कभी ऐसा तुमने देखा होगा कोई केमिकल पकड़ा गया कहीं तो वो कहेंगे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो, सुना है कभी ऐसे? तो फॉरेंसिक जांच का मतलब होता है कि उस केमिकल में वो जांचेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ पाई गई है, इसमें नाइट्रोजन कितना है, इसमें कार्बन कितना है, इसमें ये कितना है, इसमें वो कितना, वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखने के बाद में फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि इतने ग्राम में इतना इतना ये चीज़ पाई गई। तो ये सब लेबोरेटरी काम होते हैं और ये सब आसवन विधि द्वारा ही होती हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में तो थोड़े कम ही होते हैं, वरना ये प्रभाजी आसवन हो गया, साधारण आसवन हो गया, निर्वात आसवन होता है, भाप आसवन होते हैं, वर्ण लेखन विधि होती है, आधुनिक वर्ण लेखन विधि है, पता नहीं ऐसे कितनी। और अब तो इतनी, ये तो नॉर्मली कोई वैसी विधि आ गई, अब तो मशीनें ऐसी आ गई हैं, पता नहीं कहाँ को चीज़ डालेंगे और कहाँ कहाँ होते होते वो कहाँ जाकर निकल जाएगी। वो सब ऑटोमेटिक ही काम हो रहा है, अब तो मनुष्य की जरूरत भी नहीं हो रही है। वो धंधा इसमें अलग थोड़ा ना करेंगे। साधारण आसवन में लिख रहे हैं, इस विधि द्वारा उन कार्बनिक यौगिकों का शोधन किया जाता है उन कार्बनिक यौगिकों का शोधन किया जाता है जिनमें अबाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, जिनमें अबाष्पशील अशुद्धियां होती हैं। अबाष्पशील का मतलब जो अशुद्धि होगी वो भाप नहीं बनेगी। जिनमें अबाष्पशील अशुद्धियां होती हैं अशुद्धि होती हैं, फुल स्टॉप लगा लिखेंगे। इस विधि में अशुद्ध, इस विधि में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को एक फ्लास्क में लेकर, एक फ्लास्क में लेकर, आदफ है, फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं, फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं, जिससे गर्म करते हैं जिससे शुद्ध कार्बनिक यौगिक वाष्पित होकर, जिससे शुद्ध कार्बनिक यौगिक वाष्पित होकर संघनित्र में चला जाता है। संघनित्र अभी पता चल जाएगा।
संघनित्र में चला जाता है, संघनित्र में चला जाता है, जिसे एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं, जिसे एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं, जबकि अशुद्धियां फ्लास्क में ही शेष रह जाती हैं, जबकि अशुद्धियां फ्लास्क में ही शेष रह जाती हैं। अशुद्धियां फ्लास्क में ही शेष रह जाती हैं। ये चित्र बनाओ साथ साथ मेरे। पूरे पेज पे बनेगा। बनाओ भाई, हो गया पूरा। अभी बता रहा हूँ, देखो। हाँ सब जब उनसे बेचारा था खुद ना आता जंग बोर यूज़ करना, तो वो कहाँ से कर पाएंगे। देखो इधर चला एक मिनट, अब देख लो फिर। या तो ये है वो फ्लास्क जिसे कहते हैं। अब फ्लास्क में ये जो भरा है ये अशुद्ध यौगिक है। अशुद्ध यौगिक का मतलब है कि इसमें कार्बनिक यौगिक भी है और अशुद्धियां भी हैं इसमें। अब ये होता बर्नर, ध्यान से देख लेना। बर्नर जैसे वो लैंप होता है तो स्पिरिट इसमें जलता है, इसमें ये ऐसे करके आग निकलती है। ये स्टैंड होता है, स्टैंड पर एक जाली रखी होती है, ठीक है ना। जाली पर रखकर इसे गर्म करते हैं।
डायरेक्ट गर्म करने से फूटने का खतरा रहता है, फ्लास्क का कांच का होता है। तो जाली पर रखकर इसे गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसे गर्म करते हैं तो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो तो ऐसा समझ लो मिट्टी की, धूल की, इस तरीके की होंगी, या ऐसी कि भाप नहीं बनेंगी। वो जब भाप नहीं बनेंगी तो भाप कौन बनेगा? जो यौगिक होगा वो भाप बनना शुरू हो जाएगा। भाप बनेगा तो वो नली के द्वारा इसमें जाएगा। ये जो होता है ये एडेप्टर कहलाता है, ये कहलाता है संघनित्र। तो सर नली तो ऊपर से वाली है, उसका ढक्कन हटिए यार। कहाँ से? उसका ढक्कन मतलब यहाँ से? क्यों? यहाँ तक होती है भाप, यहाँ से नहीं। सर इतनी सारी वो घूमती रहती है ना तो वो निकलेगी। देखो अगर कोई द्रव वाली चीज़ है तो उसकी नली यहाँ टच करेंगे, लेकिन कोई भाप वाली चीज़ है ना तो उसकी इस तक उठा कर रखेंगे, चाहे थोड़ी उठा कर रखो या पूरी रखो, कितनी भी रखो, लेकिन उठा कर रखेंगे। अगर ये नली यहाँ बैठ गई ना फिर भाप नहीं जाएगी इसमें, फिर भी द्रव जाएगा। तो सर मेरी बात सुनिए, जो ये नली के बीच में आ रही है साइड में जो जगह है, जो भाप उड़ेगी उस साइड में जगह जो होती जाकर निकलेगी नहीं ना, वो इसमें घूमती रहती है, सर्कुलेट होती है। अरे कहीं को भी जाएगी लेकिन इसमें निकल जाएगी, क्योंकि निकलने का रास्ता सिर्फ यही है, तो यहाँ को निकल के जाएगी, कहीं को भी निकल जाएगी। कितनी भी छोटी कर दो उससे मतलब नहीं है। चलो फिलहाल तो अब यहाँ जो है ना वो भाप गई है, जबकि वो यौगिक जो था वो द्रव था। तो होता क्या है कि वो जैसे संघनित्र में आता ना तो संघनित्र में इधर से जल प्रवाहित कर दिया जाता है, ये जल ऐसा करके। तो जल क्या करता है? नलकी को ठंडा करता है। जैसे ठंडा करता है तो ये जो भाप आ रही थी ना ये द्रव अवस्था में आ जाती है यहाँ, और द्रव अवस्था में जब आती है तो ये अडोप्टर द्वारा बूंद बूंद करके इसमें ये टपकता रहता है और ये हो जाता है शुद्ध यौगिक। एक घड़ी ऐसी आती है जो शुद्ध यौगिक से भर जाती है। ये कहलाता है साधारण आसवन। बनाओ जल्दी फटाफट। ठीक है। इस विधि द्वारा उन कार्बनिक यौगिकों का शोधन किया जाता है जिनके क्वथनांकों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है और मिश्रण में उपस्थित अवयव का अंतर होता है, और मिश्रण में उपस्थित अवयव बाष्पशील होते हैं। मिश्रण में उपस्थित अवयव बाष्पशील होते हैं। मिश्रण में उपस्थित अवयव बाष्पशील होते हैं मतलब सभी बाष्प बनेंगे, तो उन्हें कैसा अलग अलग करेंगे। तो अब देखो ये वो बंद कर लेते हैं। अब इधर देख लो, इधर इसमें तुम्हें चित्र ये रखना है, चेंज क्या करना है वो देख लो। चेंज ये करना है कि यहाँ एक अलग से स्तंभ लगाना है, तुम्हें उसे कहते हैं प्रभाजी स्तंभ। बस शुरू यही है। ये जो वो बना है बढ़िया अभी वो कैसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ बढ़िया आ गया। ये भी करा के जाकर देखो उधर, और जो वो लगता है ना वो यहाँ लगेगा। ये कहलाता है प्रभाजी स्तंभ। ये प्रभाजी स्तंभ लगाने की वजह से ही फ्लास्क में अलग से लगा दिया जाता है ऐसा करके। ये मतलब ये फ्लास्क पूरा इसी तरीके का ही होता है। तो ये प्रभाजी स्तंभ होने की वजह से इसका नाम प्रभाजी आसवन रखा है। अब इसमें सोचो दोनों जो भी अशुद्ध यौगिक होगा ए और बी जो भी होंगे, अब सोचो एक जो है वो 100 डिग्री पर अलग हो जाएगा, एक 110 डिग्री पर अलग हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचेगा, ए जो होगा ये वाला यौगिक कोई पहला वाला जो होगा उसकी भाप बननी शुरू हो जाएगी, उसे हम अलग कर लेंगे। और फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे 100 से 101 होगा तो अब इसे तो हटा लेंगे, अब सेकंड वाला यौगिक बनना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर 110 डिग्री पहुंचेगा तो वो बी वाला बनना शुरू हो जाएगा और उसे अलग कर लेंगे। एक करके हटाते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, उस यौगिक को धीरे धीरे करके हटाते रहेंगे। इस तरीके से एक ही मिश्रण से अलग अलग यौगिक अलग हो जाते हैं। तो ये चित्र बना लेंगे। हाँ हो गया। हाँ, इस
इस विधि में इस विधि में इसमें लिख रहे हैं, इस विधि में जिस मिश्रण से अवयवों को पृथक करना होता है, इस विधि में जिस मिश्रण से अवयवों को अलग करना होता है, उसे प्रभाजी स्तंभ युक्त पृथक करना होता है, अलग करना होता है, लिख दो, उसे प्रभाजी स्तंभ युक्त फ्लास्क में रखकर गर्म करते हैं, जैसे ही ताप पहले अवयव के क्वथनांक के बराबर होता है, जैसे ही ताप पहले अवयव के क्वथनांक के बराबर होता है, तो वह अवयव बाष्पित हो जाता है, बाष्पित हो जाता है, जिसे संघनित्र के द्वारा बाष्पित हो जाता है, जिसे संघनित्र के द्वारा, यही है जो भी मात्र है, तो संघनित्र ठीक तो है, संघनित्र के द्वारा एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, और जब ताप दूसरे अवयव के क्वथनांक के बराबर हो जाता है, तो वह बाष्पित हो जाता है, जिसे दूसरे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, जबकि शेष अवयव प्रभाजी स्तंभ से टकराकर फ्लास्क में वापस लौट आते हैं, बस बना लो।